आज के इस YouTube सेशन में जुड़ने वाले सभी शिक्षक बंधु, सभी खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक और जो भी लोग इस आज के इस सत्र से जुड़े हैं, सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शैक्षिक सत्र 22-23 1 अप्रैल से आरंभ हो चुका है और आप सब अपने अपने जनपदों में या अपने अपने विकास खंडों में बड़े उत्साह और बड़ी समर्पण के साथ स्कूल चलो अभियान संचालित कर रहे हैं। अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालयों तक लाने की एक होड़ आप में लगी हुई है, ये दिख रही है। इसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि विगत कुछ वर्षों से जिन बच्चों का नामांकन विद्यालयों में होता है, उन बच्चों का पंजीकरण आपके द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर किया जाता रहा है और उसी प्रेरणा पोर्टल पे पंजीकरण के डाटा के आधार पर ही विभाग द्वारा जो भी अनुश्रवण संबंधी गतिविधियां संचालित की जाती हैं, जो भी मॉनिटरिंग की जाती है, उसी डेटा के आधार पर की जाती है। इसी के तहत इस वर्ष भी जो बच्चे प्रवेश कर प्राप्त कर रहे हैं, उन बच्चों का पंजीकरण प्रेरणा पोर्टल पर किया जाना है। जो बच्चे पिछले सत्र में पंजीकृत हो चुके हैं, उन बच्चों में पास आउट को छोड़कर प्राइमरी स्कूल के कक्षा 5 और अपर प्राइमरी और कंपोजिट विद्यालय के कक्षा 8 के बच्चों को छोड़कर उनको पास आउट किया गया है। बाकी जो शेष बच्चे थे वो सबको ऑटोमेटिकली अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। तो उन बच्चों को भी आपके स्तर से वेरीफाई करना है। हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा बच्चा हो जो अब आपके विद्यालय में न पढ़ रहा हो, विद्यालय छोड़ चुका हो, तो उस बच्चे के डेटा को आपके विद्यालय के डेटा से डिलीट करना होगा। हो सकता है कि पिछले सत्र में जिस बच्चे का आपने पंजीकरण कराया हो, उसके विवरण में कोई त्रुटि रह गई हो, उसे संशोधित किया जाना हो, तो संशोधन का भी विकल्प है। इस तरह से आपको पिछले सत्र के पंजीकृत बच्चों को नए सत्र में वेरीफाई करना है और जो नए बच्चे प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए उनको नए सिरे से पंजीकृत कराने की सुविधा प्रेरणा पोर्टल के टीचर लॉगिन पे इनेबल हो गई है। लोग कर भी रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्पीड अभी कम है। तो इस पंजीकरण के काम में इस बार प्रेरणा पोर्टल पे कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बिना उसे जाने आप सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। उन्हीं चीजों की जानकारी देने के लिए आज का यह सत्र आयोजित किया गया है। और इस सत्र में हमारे साथ राज्य परियोजना कार्यालय के अपर परियोजना निदेशक श्री रोहित त्रिपाठी सर भी जुड़े हुए हैं और मैं चाहूंगा, अनुरोध करूंगा कि इस चर्चा की शुरुआत रोहित त्रिपाठी सर से हो। सर, स्वागत आपका। जी धन्यवाद तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रिकॉल कर रहा था कि जब डीबीटी की प्रक्रिया शुरू हुई थी और कितने ही यूट्यूब सेशन आपके द्वारा ऑर्गेनाइज कराए गए थे, वास्तव में बहुत ही सफल आयोजन, सफल काम आप लोगों ने कराया है हमारे राज्य के शिक्षकों द्वारा। और बहुत ही ऐतिहासिक जो डीबीटी का काम हुआ है, वो प्रदेश ही नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा डीबीटी का एक प्रोजेक्ट था, जिसको सफलतापूर्वक आपके नेतृत्व में प्रदेश में संपादित किया गया है। और हमारे जो शिक्षक हैं उनका बहुत बड़ा रोल है और वो इसके लिए धन्यवाद और अभिनंदन के भी पात्र हैं। तो इस सत्र का शुरुआत करते हुए मैं आपसे आज जैसा कि अवगत ही हैं कि स्कूल चलो अभियान का एक बहुत ही ग्रैंड शुभारंभ यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा श्रावस्ती जनपद से किया गया है और उसी दिन ही समस्त अन्य जनपदों में भी बहुत ही महोत्सव के रूप में इस कार्यक्रम को सभी जनपदों में जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में उनके जिलाधिकारियों के साथ, उनके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ ही साथ अन्य जनपदों में भी ये अभियान शुरू किया गया था।
तो जो हमारा स्कूल चलो अभियान है, ये बहुत ही एक प्रिय विषय रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जो नामांकन है, नामांकन में बढ़ोतरी इस बार किए जाने के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और शासन स्तर से डेली इसका एक अनुश्रवण भी किया जा रहा है कि प्रगति क्या रही है। तो आप सभी लोग चूंकि गत 5-6 वर्षों में नामांकन काफी बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहे हैं और इसका प्रभाव भी दिखा है। और दैनिक रूप से आपके जो उच्चस्थ अधिकारी हैं जनपदों में, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, इवन जो जिला अधिकारी हैं, वो भी स्कूल चलो अभियान में पूरी तरह समर्पित होते हुए प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो मैं आपका आह्वान करूंगा कि स्कूल चलो अभियान में अपनी पूरी निष्ठा, अपना पूरा मनोबल लगाते हुए इस अभियान को एक जो इसका लक्ष्य है उस तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जितने भी बच्चे हैं आपके सेवित क्षेत्र में जो अभी स्कूल से नहीं जुड़े हुए हैं या स्कूल में जुड़े होने के बाद वो ड्रॉप आउट हो गए हैं, तो उनको पुनः स्कूल के विद्यालय में शिक्षा की धारा से जोड़ना है। और उसी का एक जो कंपोनेंट है, जो कि टेक्निकल कंपोनेंट है, प्रेरणा पोर्टल पे उनका रजिस्ट्रेशन किया जाना है। तो इसमें जो मुख्य बातें हैं 2-3 वो मैं आपके सामने रखूंगा। उसके बाद इसका एक बृहद तकनीकी जो पक्ष है, वो टेक्निकल टीम हमारी जुड़ी हुई वो आपको बताएगी। एक चीज मैं और आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, कई हमारे शिक्षक ऐसे हैं, मैं देखता रहता हूं, जो अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, और मुझे जानकर प्रसन्नता होती है और आपको भी मैं साझा करूंगा कि ये शिक्षक काफी तकनीकी रूप से बहुत ही दक्ष हैं। और मैंने देखा है कि कई सारे जो टफ टॉपिक्स होते हैं, जो ऐसी जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, वो अपने यूट्यूब सेशन पे उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसे शिक्षकों को भी मैं यहाँ से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि कुछ तकनीकी जो पहलू होते हैं, कई बार वो एक मीटिंग में राज्य स्तरीय ऑनलाइन सेशन में कई बार नहीं निकल पाते हैं, लेकिन ऐसे शिक्षकों द्वारा कई यूट्यूब चैनल चलाए जा रहे हैं जिसमें वो लोग ऐसे तकनीकी पहलुओं पे अपना एक यूट्यूब सेशन रखते हैं और उसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक प्रयास रहता है जिसके माध्यम से ज्ञान वितरित होता है, और तकनीकी रूप से जो बहुत ही सहज नहीं है उनको भी जो इस तरह के काम हैं तकनीकी जिसमें इन्वॉल्व है, उसको करने में एक सुविधा मिलती है। तो ऐसे शिक्षकों का पुनः मैं अभिनंदन करता हूँ। तो इस बार जो नया है वो ये है कि प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आपने पिछली बार जब सेट एग्जाम कराए थे तब आपने ब्लॉक स्तर पे कराया था, शिक्षकों का लॉगिन हुआ, शिक्षकों के लॉगिन क्रिएट किए गए और शिक्षक अपने लॉगिन से बच्चों का रजिस्ट्रेशन करने लगे। उसके बाद जो शिक्षक का ऐप था उस पर रजिस्ट्रेशन का एक व्यवस्था दे दिया गया था, परंतु अब चीजें बदल गई हैं। कोई भी बच्चा जिसका आधार नहीं बना हुआ है उसके लिए आप अवगत हैं कि प्रत्येक बीआरसी पर आधार की किट भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। तो ऐसी किट्स का प्रयोग करते हुए खंड शिक्षा अधिकारियों का ये दायित्व रहेगा कि अपने ब्लॉक में जितने भी बच्चों का आधार नहीं बना है और उनका नामांकन विद्यालयों में किया जाना है, उनका प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाना है, तो तत्काल अभियान के रूप में सिर्फ अभी परिषदीय बच्चों का ही आधार आपको बनाना है। ये निर्देश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव द्वारा निर्गत कर दिए गए हैं। अभी सिर्फ परिषदीय विद्यालय के जो बच्चे आधार से वंचित हैं उनका आधार बनाया जाना है। जो बच्चे हमारे नए नामांकित होने वाले हैं उनका आधार बनाया जाना है, अगर उनके पास आधार नहीं है तो। आधार एक महत्वपूर्ण इस बार नई चीज आई है जो बच्चों के आधार के बारे में है। और जब आप ये प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप डीबीटी की भी एक तैयारी कर रहे होंगे, जो कि एक इस साल भी एक निर्णय हालांकि लिया जाना है सक्षम स्तर से, परंतु ये बहुत ही ज्यादा एक संभव है कि डीबीटी इस बार भी होगा और उसकी एक तैयारी भी आप कर रहे होंगे। तो मैं एक बार फिर से आप सभी को बधाई देता हूं। गत वर्ष आपने जो डीबीटी के लिए अपने ऐप का प्रयोग करते हुए विभाग के लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया है, और स्वयं के लिए भी, क्योंकि आप भी तकनीकी रूप से आप सक्षम हैं, स्वयं को आप एक कुछ कॉन्फिडेंस लेवल आपका जरूर बढ़ा होगा।
और इस बार थोड़ा सा और हम लोग उसमें ऐड करेंगे, बच्चों का भी आधार लेंगे, उनका भी ऑथेंटिकेशन करेंगे। गार्जियंस के रूप में इस बार सिर्फ माँ बाप को ही लेना है। यदि माँ बाप दोनों जीवित नहीं है तो आप गार्जियन को लेंगे, उसका एक सर्टिफिकेट का प्रारूप रहेगा। तो ये सारी डिटेल्स अभी हमारी जो टीम है, वो हिमांशु जी जुड़े हैं, उनके और सहयोगी जुड़े हैं, वो आपको विस्तार से बताएंगे। तो अपेक्षा करता हूं कि जो स्कूल चलो अभियान का एक पहलू इनरोलमेंट है, जो कि आप रजिस्टर में करते हैं विद्यालय के, दूसरा पहलू उसका प्रेरणा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन है। तो आपके नामांकन की प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाएगी जब आप उसका रजिस्ट्रेशन इस पे प्रेरणा पोर्टल पे कर देंगे। तो इसकी समीक्षा जो कि बहुत ही उच्च स्तर से की जाएगी, वहां पे फाइनल नामांकन उन्हीं का माना जाएगा जिनका आप रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पोर्टल पे कर देंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आमंत्रित करूंगा अपनी टेक्निकल टीम को कि कृपया आप विस्तार से जो इस बार बदलाव हैं या प्राविधान है उनके बारे में हमारे साथ जो जुड़े हुए शिक्षक गण हैं या अधिकारी गण हैं उनको एक बार उनका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। नमस्कार सभी लोगों को। सर ये स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है सर? हाँ जी, हो रही है। ठीक है। आप लोगों को सबको पता है प्रेरणा पोर्टल पे टीचर के लॉगिन भी हैं, बीओ बीएसए हमारे जितने भी विभाग के संबंधित अधिकारी हैं उनका सबका लॉगिन ऑलरेडी प्रेरणा पोर्टल पे बना हुआ है। जैसे बीएसए साहब हो गए, बीओ मायकंड शिक्षा अधिकारी हो गए, टीचरगण हो गए, डीसी है, डीसीएमआईएस है, इन सबका लॉगिन बना हुआ है प्रेरणा पोर्टल पे। टीचर लॉगिन के लिए हम लोगों ने अलग से एक प्रोविजन रखा हुआ है कि टीचर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, जो कि उनका मिड डे मील में नंबर रजिस्टर्ड है, जिस पर उनकी आईवीआर कॉल आती होगी, जो कि वो अपने डीसीएमडीएम से रजिस्टर कराते हैं। अगर किसी टीचर अध्यापक का मोबाइल नंबर नहीं रजिस्टर्ड है तो वो अपने ब्लॉक पे अपने खंड शिक्षा अधिकारी या जिले पे अपने डीसी मिड डे मील से रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद वो इस पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको ब्राउजर को ओपन करना है, उस पर prerna.up.in का पोर्टल है जो आप लोगों को पता है, उसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके का एक पोर्टल दिखेगा, जिसमें आपको लेफ्ट साइड में टीचर लॉगिन का ऑप्शन है। इस पे आप क्लिक करेंगे टीचर लॉगिन पे, तो आपको लॉगिन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर 22-23 पूछेगा। इसको आपको टिक करना, आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना है। नंबर रजिस्टर करने के बाद वो चेक करेगा कि ये नंबर आपका सिस्टम में रजिस्टर्ड है और वेरीफाई है या नहीं। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी करना है। सेंड ओटीपी करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। इसको डालते हुए आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वो आपसे पूछेगा कहीं, जैसे कि आपने किसी और डिवाइस पे लॉगिन कर रखा होगा और आपने लॉग आउट कर नहीं किया होगा, तो आपसे बताएगा कि आप पहले से किसी डिवाइस पे लॉगिन है, तो वो ओके करेंगे तो आप वो उस डिवाइस को लॉग आउट कर देगा, आपकी करंट डिवाइस पे लॉगिन कर देगा।
इसके बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपको पहला पेज ही रजिस्ट्रेशन का मिलेगा, जिसमें आप देख रहे होंगे आपके ऊपर कुछ पॉइंट निर्देश लिखे हुए हैं कि सत्र 2021-22 के छात्रों को प्रमोट तथा पास आउट कर दिया गया है। प्रमोट पास आउट का मतलब है जो बच्चा आपका क्लास फर्स्ट में रजिस्टर्ड था वो इस समय हम लोगों ने क्लास 2 में कर दिया है। क्लास 5th के बच्चे पास आउट होकर सिस्टम से बाहर गए और क्लास 8th के बच्चे सिस्टम से बाहर गए। 5th के बच्चे जो कंपोजिट स्कूल था वो 6th में चले गए हैं और जो कंपोजिट में 8th के थे वो हमारे सिस्टम से बाहर चले गए, क्योंकि हमको नहीं पता वो कहाँ पे आगे जाके अपनी पढ़ाई करेंगे। तो आपको इस तरीके की एक स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन में आपको अपने स्कूल के विद्यालय के सारे बच्चे डिस्प्ले होंगे, जिनमें आपका SR नंबर होगा बच्चे का, स्टूडेंट का बच्चे का नाम होगा, उसका जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, क्लास है, उसकी यूनिक आईडी है जो कि 9 नंबर की जनरेट होती है, जो कि हर बच्चे के लिए यूनिक होती है। अब ये बच्चा जब आपका फर्स्ट क्लास में पढ़ेगा और 8th तक ये यूनिक आईडी ही रहेगी। कहीं बच्चा अगर आपका किसी जिले से दूसरे जिले में जाता है तो भी हमारे पास इसमें आप लोग देखेंगे ब्लॉक पे और इन पे ट्रांसफर का मॉड्यूल भी बना हुआ है, जिससे कि बच्चे को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बच्चे का आधार भी लेंगे तो वो एक ही जगह बच्चे को रजिस्टर करने देगा, जिससे कि मल्टीपल जगह बच्चों को रजिस्टर नहीं करने देगा। जैसे हम लोगों ने पिछली बार आप सबने काम किया डीबीटी में, देखा कि एक ही बच्चे 2 जगह रजिस्टर्ड हैं, तो वो चीजें की जो हम लोग ने प्रॉब्लम्स देखी, समस्या देखी, वो चीजें हम लोग अगर आधार करेंगे ऑथेंटिकेट तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ही फादर का नाम है, मदर नेम है, उसका एड्रेस है, आधार स्टेटस अभी आप देखेंगे सब में नॉट वेरीफाइड ब्लैंक आ रहा होगा। एक जगह देखिए स्टूडेंट नॉट वेरीफाइड आ रहा होगा। अगर आप बच्चों का सब में आधार लगा देंगे तो सबको वेरीफाइड दिखाएगा। इससे पहले आपको अगर काम करना है, अगर जैसे आप तीसरे नंबर पे देख रहे होंगे अनुष्का, ये आपने पूरी डिटेल बच्चे की जानकारी चेक करी, ये अगर आपको सही लग रही है कि ये बच्चे की पूरी जानकारी आपके रजिस्टर के अनुसार है और ये बच्चा आपका विद्यालय में पढ़ रहा है वर्तमान में, तो आपको इसको वेरीफाई कर देना है। क्योंकि जब तक आप इन पूरे लिस्ट को वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप न्यू एडमिशन पंजीकृत नहीं कर पाएंगे। आप अगर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन न्यू वाले पेज पे बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा सर्वप्रथम विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं का वेरिफिकेशन करें, उसके उपरांत ही नवीन पंजीकरण कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बच्चा आज की डेट में हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये एक मैंने अभी एक डेमो एंट्री करी थी तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं। डिलीट करेंगे तो रीजन पूछेंगे कि रीजन क्या है। आप इसमें कोई भी कारण होगा आपका, जैसे डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन हो गया, विद्यालय से वो चले गए, निवास स्थान से पलायन हो गया, विद्यालय का संचालन बंद होने के कारण स्कूल छोड़कर अन्य किसी प्राइवेट स्कूल में नामांकन ले लिया, या किसी कारण कोई भी कारण हो सकता है, उसमें से आपको इसमें ये आप इस तरीके से बच्चे को डिलीट कर सकते हैं। अब सारी प्रक्रिया ये आपको अब तीसरा सर ने बताया था कि जैसे पिछली बार आपने रजिस्ट्रेशन किया और आपको लगा कि नहीं इस बच्चे का नाम की स्पेलिंग गलत है या इसकी क्लास गलत हो गई, क्योंकि पिछली बार करना रजिस्ट्रेशन क्लास 2 में था, आपने कर 3 में दिया, सिस्टम ने उसको ऑटो प्रमोट कर दिया तो बच्चा क्लास 4th में रजिस्टर्ड हो गया।
तो आप यहाँ पे उस बच्चे का संशोधन भी कर सकते हैं, उसकी क्लास ये इस तरीके से ये आपका फॉर्म एडिट में खुल जाएगा। आप उस बच्चे की क्लास चेंज कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, आप उस बच्चे की सारी चीजें संशोधन कर सकते हैं। संशोधन करने के बाद उसको आपको वेरीफाई करना होगा। जब आप ये पूरी स्क्रीन में वेरीफाइड, डिलीट या संशोधन कर लेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन पेज के लिए इनेबल हो जाएंगे, जिसको कि मैं अभी आपको ओपन करके दिखाता हूं कि रजिस्ट्रेशन पेज में हम लोगों ने कुछ थोड़े से चेंजेस किए हैं पिछली बार से, पिछले सत्र से इस सत्र में हम लोगों ने कुछ रजिस्ट्रेशन पेज में बदलाव किए हैं। जैसे आप देखेंगे मैं बच्चों को वेरीफाई कर दे रहा हूं, उसके बाद ही उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस स्कूल के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टॉप करेंगे। जब आप सारे बच्चे वेरीफाई कर लेंगे तो आपको ये वाली स्क्रीन हमेशा रजिस्ट्रेशन वाली स्क्रीन खुली देगी, जिसमें आपको बाय डिफॉल्ट 22-23 सत्र दिखाई देगा। आप पिछले सत्र में भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा आपका पिछले सत्र में ही एडमिशन था लेकिन आपने किसी कारण से प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप उसका, जैसे पिछले सत्र में क्लास 2 में था, कक्षा 2 में था, तो आपको इस सत्र में उसका एडमिशन कक्षा 3 में करना होगा। क्योंकि आपके पिछले सत्र में वो बच्चा कक्षा 2 में था, आपने प्रेरणा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, हमने पिछले सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर रखा है। आपको उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण इस सत्र में करना होगा, लेकिन वर्तमान में वो बच्चा जिस कक्षा में पढ़ रहा होगा उसी सत्र में आपको उसका पंजीकरण करना होगा। इन चीजों को आपको ध्यानपूर्वक देखते हुए ये चीजें करनी है, क्योंकि आप उस चीजों को कहेंगे कि ये बच्चा तो पिछले सत्र का था, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो इसको क्लास कक्षा 2 में ही करें। एक ही कक्षा 2 में करेंगे तो फिर बच्चा आपके यहाँ वर्तमान में रजिस्टर में आपके कक्षा 3 में प्रमोट हो चुका होगा, लेकिन वो प्रेरणा पोर्टल में भी कक्षा 2 में ही रह जाएगा।
आपको इस बात का पूरा ध्यान देते हुए रजिस्ट्रेशन करना है कि वर्तमान में बच्चा किस कक्षा में पढ़ रहा है। जैसे पीएस स्कूल था तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होके आ रहा है पीएस। आपको किस क्लास के लिए पंजीकरण करना है तो आपने ओपन किया। जैसे क्लास 1 में एक बच्चा दिख रहा है जो मैंने अभी डमी एंट्री करी थी। आप अपने क्लास 1 कक्षा 1 देखेंगे तो आपको वहां पे 0 बच्चे रजिस्टर्ड दिखेंगे, और क्लास 8 देखेंगे कक्षा 8 तो वहां भी आपको 0 ही दिखेंगे। अब जैसे पहली स्क्रीन में आप देख रहे होंगे हम पूछ रहे हैं छात्र छात्र की जानकारी और छात्र छात्रों का आधार वेरिफिकेशन। केवल 3 प्रयासी मान्य होंगे। 3 प्रयासी मान्य होने का मतलब है कि जो आप आधार का अटेम्प्ट चेक कराएंगे, डेमोग्राफी ऑथेंटिकेशन चेक कराएंगे, उसके लिए हमने 3 अटेम्प्ट रखे हैं। जैसे डीबीटी में आप लोगों ने कार्य किया था तो वहां पे जब आप लोगों ने गार्जियन का आधार वेरीफाई किया था तो वहां पे हमने आपको 6 चांस दिए थे कि आप 6 चांस तक जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे भी हमने आपको 3 चांस दिए हैं। आपको प्रवेशांक भरना है जिसको आप लोग एसआर नंबर बोलते हैं, जो कि आपके रजिस्टर्ड का स्कूल में रजिस्टर में होता है। उसके बाद आपको एडमिशन की तिथि डालनी है जो कि आपकी इस सत्र की होगी तो 1 अप्रैल 2022 हो सकती है। या हो सकता है एडमिशन तिथि वो हो कि जो आपका बच्चा पिछले सत्र का था तो उसकी एडमिशन की तारीख आपकी कुछ भी हो सकती है। कि अगर इसमें हम एक आप लोग पढ़ रहे होंगे पूछते हैं छात्र छात्राओं का आधार बना है, क्योंकि विभाग द्वारा आधार बनवाए जा चुके हैं। काफी ज्यादा बच्चों के जो नए बच्चे होते हैं उनके भी आधार उनके माता पिता ही बनवा लेते हैं। तो आपको यहाँ पे कोशिश करनी है कि बच्चे का आधार अवेलेबल हो, आपके पास उसकी कॉपी आप उनके माता पिता से मांग सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है छात्र छात्रा का आधार बना है, हाँ करेंगे अगर आप तो आपके लिए एक फॉर्म खुलेगा पूरा नीचे। अगर आप नहीं करते हैं तो फॉर्म में सारी चीजें वही ओपन होंगी, सिर्फ एक कारण पूछा जाएगा बच्चे का कि आधार क्यों नहीं बना। आधार बनने की प्रक्रिया में है, आधार बनने की अगर प्रक्रिया में है, बच्चे का आधार हम बनने के लिए दे आए हैं तो वहां पे एक स्लिप मिलती है आपको। जब आप आधार बनवाने जाते हैं आप लोग को माता पिता को उनको बताना होगा कि जब एक आधार बनवाने जाते हैं तो वहां से एक हमको स्लिप मिलती है जिससे कि हम देख सकते हैं आधार के पोर्टल पे जाके कि हमारा आधार किस स्टेज में है, कब तक हमको मिल जाएगा। तो उसमें एक नंबर होता है एनरोलमेंट नंबर, उसको आपको यहाँ पे दर्ज करना है। अगर आपका आधार बना हुआ है तो आपको हाँ करना है और बच्चे से आधार की डिटेल लेनी है। अब यहाँ पे छात्र छात्रा का नाम आधार के अनुसार, जैसे मैंने स्पेस दे दिया तो आपको स्पेस नहीं देना है। इन चीजों को सिस्टम अपने आप भी हटाएगा, लेकिन आप लोग को इसका चेक भी रखना है कि जो स्पेलिंग आधार में लिखी हुई है वही आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। जैसे अगर हिमांशु में हो सकता है HIMANSHU लिखा हो या SHU लिखा हो, तो आपको जो भी चीज आधार में आपके नामांकित है बच्चे की वो पूर्णतः उतारनी है आपको। उसके बाद आधार के अनुसार लड़का है लड़की है, जन्म तिथि आधार के अनुसार, आधार पे जन्म तिथि जो लिखी है आपको वो लिखनी है। कभी कभार आधार पे हो सकता है
जन्म तिथि गलत दर्ज हो, तो आपको पहले बच्चे का नहीं पे जाके आप उसका रजिस्ट्रेशन तो कर रहे हैं, लेकिन आपको उनको बोलना होगा कि आप बच्चे के जन्म तिथि को सही करा लें, सही तिथि जन्म बच्चे की लेते हुए यहाँ पे दर्ज करेंगे। पता आधार के अनुसार, जो भी पता आपके आधार पे पड़ा हो, चाहे आपके विलेज लखनऊ, फिर से आपका विलेज लखनऊ, इस तरीके से जो भी पूर्णता आधार पे लिखा है आपको वैसा ही इस पे टाइप करना है, आधार से मिलाते हुए। फिर है जैसे केयर ऑफ या सन ऑफ, आधार पे बच्चे के नाम के आगे जरूरी नहीं है कि पिता का ही नाम हो या माता का ही नाम हो, तो उसमें इसीलिए केयर ऑफ या सन ऑफ का ऑप्शन दिया होता है। आधार की आप अगर देखेंगे प्रतिलिपि, मैं भी आपको आधार की प्रतिलिपि भी दिखाऊंगा कि केयर ऑफ सन ऑफ कहाँ पे देखते हैं। जैसे मैं आपको एड्रेस, आप जहां एड्रेस लिखा होता है पता, उसी के आगे आप देखेंगे जो भी केयर ऑफ होगा, चाहे मदर हो या फादर हो या आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, उनका नाम लिखा होगा। तो आपको जो आधार पे लिखा है वही नाम यहाँ पे आपको दर्ज करना है। सिलेक्शन है, सिलेक्शन में आपको संबंध उनका चुनना है। इतनी चीजें आपको एडमिशन विद्यालय में रजिस्टर पे लेते समय भी पूछनी पड़ेंगी कि बच्चे का आधार की एक कॉपी ले लीजिए सहमति के साथ, उन पे उनसे हस्ताक्षर या आप लिखते हुए उनसे उनका नाम लिखा लीजिए, और उनसे आधार पे जो केयर ऑफ लिखा उनसे उनका रिलेशन क्या है वो सारे अध्यापक पूछ लें। कि रजिस्ट्रेशन करते समय जरूरी नहीं है कि बच्चा तुरंत ही आया तो आपने तुरंत ही पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद हो सकता है घर पे बैठ के और अपने विद्यालय में आराम से बैठ के रजिस्ट्रेशन करें। तो सारी चीजें जितनी फॉर्म में है, इसका आप लोग चाहेंगे तो एक अपना प्रारूप प्रिंट कर सकते हैं कि इतनी डिटेल आपको इस पे रजिस्ट्रेशन करते समय चाहिए होगी। अब यहाँ पे आपको छात्र का आधार नंबर देना है। बताओ। ठीक है, ये आपको आधार में, ये है अभिभावक से सहमति। यहाँ पे हमसे कंसर्न लिया जाता है, एक सहमति ली जाती है कि मेरे द्वारा उक्त छात्र छात्र के अभिभावक को बेसिक शिक्षा द्वारा संचालित डीबीटी के तहत छात्र छात्राओं के आधार नंबर का प्रयोग केवल सत्यापन हेतु की सहमति लेते हुए सहमति की प्रति की छायाप्रति विद्यालय में संरक्षित करने की जानकारी दी गई है। आपको उनको बताना है कि ये आधार सिर्फ हम एक वेरिफिकेशन सत्यापन के पर्पज से ले रहे हैं और उसका एक रजिस्टर बनाते हुए अपने विद्यालय में रख लेना है। इसका प्रयोग हम किसी और के लिए नहीं करेंगे। उसके बाद पिता का नाम यहाँ पे एंटर करना है, माता का नाम एंटर करना है, के बाद मोबाइल नंबर। अभी हम लोग क्या करते हैं, तो हमने पिछली बार डीबीटी के समय में देखा मोबाइल नंबर में लोगों ने उसमें एक ही नंबर को कई बच्चों में दर्ज कर दिया। तो इससे एक समस्या ये आती है, हम उनके गार्जियन को कोई सूचना नहीं दे पाते हैं कि आपके बच्चे के खाते में पैसा पहुंच गया
या नहीं पहुंचा, आप लोग कोशिश करके यही करिए कि उनके माता पिता या उनके घर में से ही किसी का मोबाइल नंबर लें, जिससे कि उनको संपर्क किया जा सके, कॉल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू उनको सूचना दी जा सके। उसके बाद आपको इनका धर्म है, राशन कार्ड है, श्रेणी है उसकी, क्या बच्चा छात्र छात्रा दिव्यांग है, हाँ या नहीं में आपको क्लिक करना है। अब इसमें आप जैसे ही प्रोसेस टू सेव करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि सही आधार नंबर भरें। तो मैंने अभी सिर्फ डमी आधार नंबर डाला था, मैं सही आधार नंबर आपको डालना हूँ। अब ये ठीक, ये आधार नंबर आपको अगर चेक करेंगे तो ये बता रहा है कि ये पहले से दर्ज है। अब इसी जगह मैं एक दूसरा आधार नंबर आपके एंटर करता हूं अपना। जैसे मैं आपको दिखा रहा था, आधार नंबर में आप देखेंगे जैसे ये सन ऑफ लिखा है, सन ऑफ एससी सेठी। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि फादर का ही नाम हो, यहाँ पे सन ऑफ की जगह फिर केयर ऑफ हो जाता है, डॉटर ऑफ मधु सेठी हो जाता है। जैसे मेरी मदर का नाम है, यहीं पे आप कोई आपके केयर अंकल है, आपके माता पिता नहीं है तो आप किसी का भी नाम डालते हैं, लेकिन आपको जो चीजें आधार में पड़ी हैं वही चीजें आपको यहाँ पे दर्ज करनी है, कोई भी इसमें आपको बदलाव नहीं करना है। जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, तो सारी चीजें आपको आधार से मिलाते हुए ही दर्ज करनी है। ठीक, जैसे मैंने दूसरा आधार नंबर डाला, उसने बताया छात्र छात्रा का आधार सत्यापित नहीं हुआ है और आपके पास 2 प्रयास शेष हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाने लगा वो कि कितने प्रयास शेष हैं, ठीक, और आपका यहाँ पे उसने कारण दिखा दिया, छात्र छात्रा का आधार सत्यापित नहीं हुआ है। इसी तरीके से जब आप ये सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका गार्जियन की डिटेल खुलेगी। अब मैं आपको एक आधार, सही आधार एंट्री करके दिखाता हूं कि सत्यापन कैसे होता है। जब तक आप आधार का सत्यापन हाँ के केस में नहीं कर देंगे तब तक आपका ये पंजीकरण पूर्ण नहीं माना जाएगा। इस पंजीकरण को तब तक हम सिस्टम में नहीं मानेंगे अगर आपने हाँ किया है कि छात्र छात्रा का आधार बना है
और आपने इसका पंजीकरण नहीं किया, या तो आपका आधार सत्यापित होना चाहिए या आपका वो 3 अटेम्प्ट के बाद वो बताएगा कि अनसत्यापित है। और अनसत्यापित है तो उसका कारण हमें मिलता है, तो आपको वो चीजें चेक करानी होंगी आधार से कि उसमें क्या गड़बड़ है। वो सारी चीजें यहाँ पे आपको रिपोर्ट में प्रदर्शित होंगी, आपके पास भी, जिले पे भी, स्कूल की लॉगिन पे भी और डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे भी। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कारण भरने के साथ इसी तरीके से मैं, अब जैसे एक बार आपने हाँ कह दिया कि आधार बच्चे का बना है, तो आप इस बच्चे के लिए दोबारा आप अभी इस फॉर्म पे ये नहीं कह सकते कि बच्चे का आधार नहीं बना। आपको इसके आधार बना है तो आपको उसकी डिटेल डालते हुए सत्यापन करना होगा। और इसमें चेक लगा भी हुआ है कि बच्चे की मैं एज 97 से पीछे नहीं हो सकती, और आपका, तो अभी मैं कोई आधार लेके आता हूँ जिसकी एज 97 हो, क्योंकि जो मेरे पास आधार है उसमें 87 डेट ऑफ बर्थ है। मैं भी आपको एक आधार, जैसे अभी मेरे पास एक कार्ड है, देखिए मैं इसकी एंट्री कर रहा हूँ, प्रदीप ठीक है। ये जैसे देखिए मैंने सही आधार डाला, ये आपका दिखा रहा है सफलतापूर्वक सत्यापित हो गया है। ठीक, आपके सारा फॉर्म ऊपर यहाँ पे लिख के आ गया कि ये देखिए आधार सत्यापित हो गया, यानी कि इस बच्चे का आधार की जो डिटेल थी वो आधार के सर्वर से मैच कर गई है और आधार इंफॉर्मेशन सही है, जो कि आधार पे है वही आपके पोर्टल पे भी रजिस्टर्ड हो गई है। जैसे आप नीचे करेंगे देखेंगे, जैसे ही आधार सत्यापित हुआ तो नीचे उसके गार्जियन की डिटेल भी खुल गई कि अब आपको इसमें गार्जियन का भी आधार मैंडेटरी है कि आपको उनके गार्जियन का भी आधार लगाना है। जब तक आप गार्जियन के आधार को नहीं लगाएंगे तब तक आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। आप गार्जियन में भी जैसे सर ने बताया कि माता पिता या अन्य किस केस में लगाना, जैसे आप अन्य सेलेक्ट करते हैं तो वो आपसे कारण पूछेगा, माता पिता के आधार ना होने का कारण, कि माता पिता कोई भी जीवित नहीं है। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो सर ने कहा एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र हम मांगे, क्या प्रधान सभासद के उक्त आशय का प्रमाण पत्र तो आपका विद्यालय में सुरक्षित रखा गया है। अगर आप हाँ कहेंगे तो आप इसमें माता पिता के अलावा इतने ऑप्शन हमने दिए हैं, आप किसी का भी इसमें आधार लगा सकते हैं।
फिर वही होगा कि आपका जैसे दादा आपने लिया तो दादा का नाम आधार के अनुसार, दादा का आधार नंबर और सहमति। अगर आप कहते हैं कि नहीं, माता पिता दोनों का आधार बना नहीं है, अन्य में गए और आपने कहा नहीं माता पिता दोनों का आधार नहीं बना है, तो आप सोचते हैं कि हम दोनों का नहीं आधार बना है, किसी और का लगा दें, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक मैसेज देगा वो, कृपया माता पिता का आधार बनवाएं तब आधार सत्यापित करें। इसी तरीके से अगर आप माता हैं तो माता का आधार के बॉक्स को चुनते हैं, तो जो माता का नाम आपने बच्चे के रजिस्ट्रेशन में भरा मधु सेठी जैसे, वो आपका यहाँ पे पुनः भरा हुआ मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे आपको आधार नंबर दर्ज करना है। और अगर आपको वहां पे आपने कोई बाय मिस्टेक गलती कर दी है स्पेलिंग में, या आपने ऊपर जो भरा और यहाँ पे आधार में कोई त्रुटि है, तो आप जो यहाँ पे आधार में लिखा है उसको दर्ज करना है। जैसे अभी आपको मैं गार्जियन का करके दिखाता हूं। ठीक, अब ये भी देखिए अभिभावक का आधार सत्यापित नहीं हुआ। अब प्रयास 2 बचे हैं हमारे पास। इसको चेक करो क्यों नहीं। सही है। ठीक है, जैसे आप पिता करेंगे उसके आधार के अनुसार ही अपने आप चेंज कर देगा आपको। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे अभिभावक का आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो गया है। अब इसके बाद आपको पूर्णतः सुरक्षित कर देना है इस फॉर्म को, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब इसको आपको देखेंगे तो आप यहाँ जाएंगे जैसे कुल छात्र में, तो आपको देखिए प्रदीप साहू का मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था। ये आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिख गया है। इसकी रिपोर्ट आप बीओ लॉगिन पे, डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे, टीचर अपनी लॉगिन पे पूर्णतः रजिस्ट्रेशन करने के बाद निकाल सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मॉनिटरिंग करनी है तो आप लोग किस तरीके से स्टेट पे, जिले पे और ब्लॉक पे कर सकते हैं। मैं आपको ब्लॉक की लॉगिन से करके दिखाता हूं कि किस तरीके से खंड शिक्षा अधिकारी
बेसिक शिक्षा अधिकारी और स्टेट पे हम मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसका आप लोगों को एक वीडियो मैनुअल और यूजर मैनुअल दोनों आप लोगों को पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे वहीं पे आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप वीडियो के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं कि क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, और पीडीएफ में यूजर मैनुअल रहेगा, उसको भी आप पढ़ के देख सकते हैं। किसी भी समस्या होगी, आप लोगों के पास पहले से prernahelp@gmail.com मेल आईडी है, उस पर आप भेज सकते हैं। कोई भी समस्या होगी आपको इसको हमारे द्वारा इसको निस्तारित किया जाएगा। दूसरी चीज, अभी मैं आपको डायरेक्टर लॉगिन करके डायरेक्टर से चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट बीओ पे किस तरीके की रिपोर्ट प्रदर्शित होगी। इसी तरीके से आपका डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे, ब्लॉक की लॉगिन पे आप लोग को रिपोर्ट लगी हुई है। आप उस रिपोर्ट को इस डिस्ट्रिक्ट वाले, ब्लॉक वाइज और स्कूल वार मॉनिटर कर सकते हैं कि किस स्कूल में अभी तक रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुआ है, किस ब्लॉक में अभी तक रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुआ है। ऐसे ही ब्लॉक खंड शिक्षा अधिकारी लॉगिन करके मॉनिटर कर सकते हैं स्कूल वार कि किस स्कूल में अभी तक रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुआ है। इसको रिपोर्ट को भी डंप से
देखिए इस तरीके से आपको रिपोर्ट दिखेगी कि टुडे एडमिशन मतलब आज में कितना हुआ, ये आज की मॉनिटरिंग है, आप भी इस तरीके से देख सकेंगे। और टिल डेट कि आज तक कितना हो गया, आज वाला इसमें जुड़ते हुए है कि टोटल जो आप देखेंगे वो ये है। अब इसमें आपको देखेंगे कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया उसमें वेरीफाइड कितना हुआ है, नॉट वेरीफाइड कितना है और नॉट अवेलेबल कितना है। वेरीफाइड मतलब आपने जितनों का आधार लगाया उसमें कितनों का आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो गया है, कितनों का आधार सत्यापित नहीं हुआ है, कितनों का बच्चों का आधार आपने कहा नहीं है। तो उसी तरीके से इसमें गार्जियन का है कि कितने गार्जियन का आधार सत्यापित हुआ, कितने का आधार सत्यापित नहीं हुआ है। इसी रिपोर्ट को आप अगर देखना चाहेंगे ब्लॉक वाइज, हम यहां से तो हम इस रिपोर्ट को ब्लॉक वाइज भी मॉनिटर कर सकते हैं। ये आपकी, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी इस ब्लॉक में ये स्कूल आए हैं लेकिन इनमें अभी एंट्री नहीं हुई। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं फिल्टर लगा के कि ऐसे कौन से स्कूल हैं जिन्होंने एंट्री चालू करी है या जिन्होंने एंट्री नहीं चालू करी। इसकी मॉनिटरिंग हम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक तीनों जगह से कर सकते हैं। इसकी मॉनिटरिंग स्टेट से यहाँ से डेली की जाएगी। और हमको ब्लॉक वाइज देखना है कि किस ब्लॉक में अभी तक काम नहीं चालू हुआ है। तो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सर्च कर देंगे तो आपको ये ब्लॉक वाइज रिपोर्ट दे देगा कि कौन सा ब्लॉक है जहां पे अभी तक एंट्री नहीं चालू हुई। जैसे हम शॉर्टिंग करते हैं तो आपको दिख जाएगा कि अचनेरा, ओखला, अकोला, बा, इनमें एंट्री नहीं स्टार्ट हुई है। आप इसी को फिल्टर कर लेंगे तो आप देखेंगे कुछ ब्लॉक हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। तो इस तरीके से आप पूरी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सेशन खत्म होने के बाद आपको इसका वीडियो मैनुअल आपकी लॉगिन पे और यूजर मैनुअल आपकी लॉगिन पे हमारे द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसको आप देखते हुए और वीडियो को आप प्रॉपर सुनते हुए आप बच्चों का पंजीकरण पोर्टल पे करा सकते हैं। सर धन्यवाद हिमांशु। धन्यवाद सर। तो अभी हिमांशु जी ने बड़े विस्तार से न्यू रजिस्ट्रेशन के और पिछले सालों में जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं उन्हें वेरीफाई करने के बारे में डिटेल में आप सभी को बताया। मैं अब तक के सत्र में जो भी चर्चाएं हुई हैं बस 2-3 बातों को दोहराना चाहूंगा, अंडरलाइन करना चाहूंगा, रिपीट करना चाहूंगा। कुछ एक चीजें फिर से बता देना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि एक प्रश्न आया था कि पिछले साल के, हिमांशु ने हालांकि बताया है लेकिन मैं उस चीज को फिर से आपको बताना चाहूंगा कि जो जिन बच्चों का पिछले सालों में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था किन्हीं कारणों से पोर्टल पे, जो बच्चे पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उनका विद्यालय में प्रवेश पिछले सत्रों में हो चुका है, उनके बारे में क्या करेंगे। तो जैसा कि हिमांशु ने बताया, मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि उन बच्चे का प्रवेश पिछले सत्र में आपको करने का मौका नहीं मिलेगा। इसी सत्र में करना है पंजीकरण 2022-23 में, और उनकी कक्षा भी सेलेक्ट करनी है। 2022-23 में जिस कक्षा में वो पढ़ रहे हैं वही कक्षा सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जो प्रवेश की तिथि है, वो प्रवेश की तिथि आप वो डालें जब उसने विद्यालय में प्रवेश लिया था। जैसे कोई बच्चा पिछले साल में कक्षा 4 में प्रवेश लिया था, आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, इस साल वो कक्षा 5 में है, तो इस साल आप इस सत्र में कक्षा 5 सेलेक्ट करेंगे, लेकिन प्रवेश तिथि पिछले साल की आप डालेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें वो सिस्टम में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा कि पिछले साल में ये बच्चा कक्षा 4 में रहा होगा। पहली चीज। अब हम आते हैं नए
बच्चों के जो प्रवेश कर रहे हैं आप लोग और आधार सत्यापित किया जा रहा है उसके बारे में। पहली चीज तो यह है कि जैसे ही आप नए बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना शुरू करेंगे, पहला प्रश्न जब पूछता है कि क्या छात्र छात्रा का आधार बना है, और जैसे ही आप हाँ कहते हैं तो वो आधार का डिटेल मांगता है। कई बार कई प्रश्न भी आए हैं इस पे कि कई बार ऐसा होगा आपको कि बच्चे के आधार में उसका नाम या उसका डेट ऑफ बर्थ और आपके विद्यालय के प्रवेश पंजिका में उसका नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ, इसमें अंतर मिलेगा। अब वहां ये आपको वेरीफाई करना है कि दोनों में सही कौन है। अगर आपके प्रवेश पंजिका में भरा हुआ नाम और आपके प्रवेश पंजिका में भरी हुई डेट ऑफ बर्थ सही है, तो आधार में अगर गलत है तो आप उस आधार में आधार के नाम और डेट ऑफ बर्थ को संशोधित कराएंगे। संशोधित कराने की प्रक्रिया हर ब्लॉक पे, हर बीआरसी पे आधार की किट दी हुई है और वहां पे उसे चलाने के लिए लोग भी प्रशिक्षित हैं। आप अपने बीईओ से संपर्क करेंगे और ये बीईओ का दायित्व होगा कि ऐसे बच्चे जहां भी निकल के आ रहे हैं वहां उनका आधार सत्यापित करें, या उस आधार अगर आधार नहीं बना है तो आधार बनाएं। अगर आधार में कोई करेक्शन करना है, कोई संशोधन करना है, तो उन मशीनों के थ्रू आधार में संशोधन कराएं। तो बेहतर ये होगा कि एक विद्यालय में इस तरह के जितने भी बच्चे हैं जिनका संशोधन कराया जाना, एक साथ इकट्ठा कर लीजिए और इकट्ठा करने के बाद अपने बीईओ से संपर्क करिए और बीईओ से संपर्क करके तय कर लीजिए कि या तो किट लेकर के विद्यालय पे कैंप करना चाहते हैं तो यहाँ कैंप करें, या फिर उन बच्चों को लेकर के आप बीआरसी पे जाएं वहां कराएं। या अगर गांव में कोई और आधार बनाने की जगह है जहां पे आधार बन रहा हो, वहां से भी करा सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है अगर कहीं कोई और से कराना चाहता है तो। लेकिन यह है कि अगर आधार में त्रुटि है तो अब अगर आधार का नाम सही है और आपके प्रवेश पंजिका में गलत लिखा हुआ है तो प्रवेश पंजिका में आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई कटिंग नहीं करेंगे। आप एक अलग से रजिस्टर बना लीजिए और उस रजिस्टर में बकायदे लिखिए कि ये बच्चा एसआर नंबर ये, प्रवेश पंजिका के अनुसार उसका नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है और आधार में ये नाम और ये डेट ऑफ बर्थ है, और इस और उसके आगे अपना हेडमास्टर सिग्नेचर करें और फिर वो आधार में जो नाम और डेट ऑफ बर्थ है उसी को फीड करेंगे और उस पंजिका को अपने विद्यालय के रिकॉर्ड में रखेंगे। एक अलग पंजिका रहेगी, वो मूल जो प्रवेश पंजिका है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करिए आप। दूसरी चीज ये है कि जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि बच्चे का आधार बना है कि नहीं बना है, आप नहीं सिलेक्ट करेंगे तो दो ऑप्शन पूछेगा कि क्या आधार बनने की प्रक्रिया में है या अभी तक बना ही नहीं है। अगर आधार बनने की प्रक्रिया में है ये आप करते हैं तो दिया है, मशीन पे अपना डिटेल सब भर दिया है, आधार कार्ड अभी आया नहीं है, तो उस कंडीशन में जैसे ही आधार के लिए इनरोलमेंट होता है एक इनरोलमेंट स्लिप मिलती है, उसमें एक 14 डिजिट का नंबर होता है। वो नंबर आपको डालने के लिए कहेगा कि आप बच्चे का इनरोलमेंट स्लिप का नंबर इसमें फीड करिए, कर देंगे। फिर जब आधार आ जाएगा तो आप उसको आधार उसका ऑथेंटिकेट करने का, अगर आधार बना ही नहीं है, अगर उसका पंजीकरण मतलब उसका इनरोलमेंट तक आपने अभी तक नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप उस स्पष्ट वहां पे अंकित करिए कि आधार बनना ही नहीं है। फिर जो बीआरसी पे आधार बनाने की किट है उसके माध्यम से या कहीं और से उस बच्चे का आधार बनवाइए और आधार बनवाने के बाद फिर उसको ऑथेंटिकेट करिएगा। तीसरी बात कि आपको पिछले बार भी डीबीटी के दौरान ये कहा गया था कि जब पेरेंट्स का आप आधार सत्यापित करेंगे तो माता पिता से या अभिभावक से एक सहमति पत्र लेनी होगी, तभी आप उनका ले सकते हैं। इस बार चूंकि बच्चों का भी करना है तो सहमति पत्र दोनों के लिए चाहिए। कोई भी आधार आप सत्यापित करने जा रहे हैं तो जिसका आधार है उसकी एक सहमति चाहिए। क्योंकि बच्चा माइनर होता है, नाबालिग होता है, इसलिए बच्चे के बिहाफ पे उसके माता पिता की सहमति चाहिए कि बच्चे का आधार सत्यापित करने की और अपना आधार सत्यापित करने की, दोनों की सहमति मैं देता हूं। ऐसा एक लिखवा करके पेरेंट्स से अपने पास रख लीजिएगा। भविष्य में कभी भी अगर पूछा जाए कि आपने इसका आधार किस आधार पर सत्यापित किया तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि मैंने इनसे सहमति प्राप्त की थी लिखित में।
तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जैसा कि पहले ही बताया गया कि इस बार माता अथवा पिता का ही आधार सत्यापित किया जाना है। जैसे ही आप माता पिता या अभिभावक के आधार सत्यापन वाले भाग में जाएंगे फीडिंग करते हुए, तो वहां आपसे पूछेगा कि किसका आधार सत्यापित करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन में 3 ऑप्शन मिलेंगे, माता, पिता और अन्य। आप माता या पिता में से कोई एक सिलेक्ट जैसे करेंगे, वैसे ही जो ऊपर आपने बच्चे का विवरण भरा हुआ है माता पिता का, वो आ जाएगा। केवल आधार नंबर डालना होगा और उसके बाद सत्यापित करना होगा। अगर आपने वहां पे माता पिता के बजाय किसी अन्य को डाला है, अन्य सेलेक्ट किया, तो फिर आपको दो ऑप्शन आएंगे सामने। पहला होगा कि क्या बच्चे के माता पिता में से कोई जीवित नहीं है। सिर्फ उस कंडीशन में जब बच्चे के माता या पिता में से कोई जीवित ना हो, अगर वो आप सेलेक्ट करते हैं, तो फिर आगे अभिभावक का बॉक्स इनेबल होगा और उसमें एक 12 संबंधों की एक लिस्ट आएगी। उन 12 संबंधों में से कोई एक संबंधी होना चाहिए जिसमें चाचा है, चाची है, नाना है, नानी है, मामा है, मामी है, दादा है, दादी है, भाई है, बहन है, फुआ है, फूफा है। इतने 12 संबंधों की उसमें लिस्ट है, उसमें से कोई एक संबंधी आप सेलेक्ट करेंगे और वो करेंगे, जो होगा उसका आधार सत्यापित करेंगे। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं माता पिता जीवित तो है लेकिन उनका आधार बना ही नहीं है, आधार बना ही नहीं है, तो अभी हम लोग सत्र के प्रारंभ में हैं, उनके माता या पिता कोई जो अगर डीबीटी पाना चाहता है वो अपना आधार बनवा ले। आधार बनवाने में अब ज्यादा समय भी नहीं लगता है, कहीं से भी बनवा ले, चाहे वो ब्लॉक पे जो मशीनें हैं वहां से बनवाए या कहीं और से बनवाए। आधार करके आपको सबमिट करें, अकाउंट खोलें, अकाउंट को आधार से लिंक करें और उसके बाद प्रक्रिया आप करें आगे की। तो ये मुख्य बातें हैं जो इस बार के उसमें इनकॉर्पोरेट की गई है। एक समस्या बार बार उठ रही है, लोगों प्रश्न भी पूछ रहे हैं कि बच्चा का माता पिता जीवित तो है, उनका आधार भी है, लेकिन वो बच्चे के साथ नहीं रहते हैं, बच्चा किसी और के साथ रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के समय में जब सब कुछ ऑनलाइन है, वो कहीं भी हो वहीं से वो अपना आधार भेज दें, आधार उनसे मंगा लीजिए, उनका आधार वेरीफाई करिए, जहां उनका अकाउंट होगा वहां चला जाएगा। अगर वो बच्चे के माता पिता हैं तो बच्चा जहां पे होगा वहां पे खरीद के देंगे, उसको पैसा भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं भी माता पिता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका आधार होना चाहिए, उनका अकाउंट होना चाहिए और पहला हक उन्हीं को है, डीबीटी का पैसा उन्हीं को जाना चाहिए, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूं कि जो मुख्य बातें थी मैंने दोहरा दिया है। और इसके अलावा रोहित सर से एक बार पुनः मैं अनुरोध करूंगा, सर और कुछ कहना हो, ऐड करना हो तो मीटिंग को वाइंड अप करने से पहले ऐड कर लिया जाए। सर जी, थैंक यू। बहुत ही विस्तार पूर्वक सभी तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं की चर्चा हो गई है और जो भी समस्याएं आएंगी, मैं समस्याओं के निस्तारण पे एक लास्ट चीज कहना चाहूंगा कि जैसे आप सभी ने डीबीटी का काम करते हुए जो समस्याएं आई थी, तो आपके ब्लॉक स्तर पे एक सिस्टम बनाया गया था, चाहे वो आपके एआरपी के सहायता से या आप अपने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की सहायता से अपने जो समस्याएं थी उनको आप निराकरण करवाते थे। तो वही व्यवस्था रहेगी, आप अपने बीओ को अप्रोच करेंगे, अपने एआरपी एसआरजी को अप्रोच करेंगे और वो राज्य स्तरीय व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से समस्याएं रखेंगे और उसका निवारण यहाँ से करवाएंगे। तो आशा करते हैं कि जो आज का सत्र आपके लिए लाभदायक होगा और बहुत ही तेजी के साथ नामांकन हालांकि प्रारंभ हो चुका है, लेकिन प्रेरणा पे रजिस्ट्रेशन भी उसी तीव्रता के साथ आप लोग शुरू करेंगे और शीघ्र ही हमारे जितने नामांकित छात्रों की आप संख्या बताते हैं और रजिस्ट्रेशन की संख्या भी उसी के बराबर 2-4 दिनों में आप लोग कर लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं और जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो ना जुड़े हों उनको आप प्लीज जो है इसका लिंक साझा करें, उनको इसको सुनने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। सर एक बात और बोल दीजिए सर कि आप बोल सकते हैं हिमांशु, आपको सुन रहे हैं लोग, आप बोल सकते हैं। हाँ, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अभी जो प्रोविजन हम लोगों ने पोर्टल पे दिया है, इस वीक में हम आपको उसी डीबीटी ऐप में भी दे देंगे वो प्रोविजन, जिससे कि आप लोग आसानी से बच्चे को रजिस्ट्रेशन कर सकें। हो सकता है कि बहुतों के पास
लैपटॉप या इनकी सुविधा ना हो, इसको देखते हुए हम लोग इसको इस वीक में आपको डीबीटी ऐप में ये न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन ऐप में भी दे देंगे, जिससे आप आसानी से घर पे फुर्सत में स्कूल में भी इसको आसानी से कर सकेंगे। जी बहुत अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे अभी पोर्टल पे आज से काम शुरू हो जाएगा, सभी लोग प्रारंभ कर देंगे। और ऐप पे सुविधा जैसा कि कह रहे हैं अगले सप्ताह तक आप सभी को इस पे उपलब्ध करा देंगे डीबीटी ऐप पे ही। और जो प्रेरणा शिक्षक ऐप था उस पे रजिस्ट्रेशन की सुविधा आप बंद कर दी गई है, तो उस पे रजिस्ट्रेशन आप लोग कृपया नहीं कर पाएंगे अब। तो सभी शिक्षकों का जो आज इस सत्र में जुड़े थे, हम बहुत लोग परियोजना की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।